दोस्तों, आदिकाल से शुरू करते हैं। वैसे हिंदी साहित्य का शुरुआत आदिकाल से ही माना जाता है। शुक्ल जी की भी किताब में यही से शुरुआत है, और बाकी अपने विश्वनाथ त्रिपाठी या तो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास उसमें भी लगभग यही जो माना जाता है। ठीक है, तो आइए आदिकाल का समय देख लेते हैं। हर किताब में लगभग थोड़ा थोड़ा फ़र्क है इसमें। आदिकाल या तो सारे काल विभाजन है, वो थोड़े थोड़े फ़र्क है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी जो ये कुछ क्लासेस में बताऊँगा वो ये आदिकाल का जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की किताब है उसमें का आदिकाल का ये निचोड़ करना चाहिए। 17-18 प्रश्न भी जो मैं आपको बताऊँगा वो इसी से है। ठीक है, तो हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी के हिसाब से उनके जो सरल इतिहास है किताब उसके हिसाब से देख लेते हैं। आदिकाल का समय 1000 से 1400 ये विक्रम संवत है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। शॉर्टकट में होगा प्रश्न, एक मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही है। आप भी जवाब देंगे इसमें, कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, जो भी CUT की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई बहन, या तो हिंदी साहित्य जो भी है, कोई भी देख रहा है जिनको आंसर्स पता है वो जरूर बताएं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। सहज ज्ञान का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सहज ज्ञान का प्रवर्तक मित्रों सर हपा जी को माना जाता है। सर हपा सिद्ध पंथ के कवि थे। ठीक, प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। नाथ पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये बहुत बार प्रश्न में परीक्षाओं में पूछा गया है। मैं देखा हूँ गत वर्ष के जो मतलब बीते हुए वर्षों के जितने भी प्रश्न बैंक है उसमें। ठीक है, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है। सिद्ध कितने माने गए हैं अगला प्रश्न है। ठीक है, सिद्ध 84 सिद्ध कहा जाता है, तो इसलिए मैं इसे निकाल के अलग से वो बताए हुए 84 सिद्धों के नाम भी किताब में है, बाकी 84 को बताते हुए तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरहपा जितने भी हपा हपा टाइप का नाम आपको दिखेंगे वो सारे 84 सिद्धों में आता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पौम चरिऊ किसकी रचना है? ये सारे जो मैं कवि या अभी हम लोग देख रहे हैं वो आदिकाल से हैं। ये अकॉर्डिंग टू विश्वनाथ त्रिपाठी जी के सरल इतिहास। ठीक, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास। ये छोटा सा बुक है, देख लीजिए। इसमें कवर लगा इसे दिख नहीं रहा है। ठीक, ये मैं आपको बता दूं। ठीक, ये देखिए, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक, इसके अनुसार तो पौम चरिऊ किसकी रचना है? तो ये है स्वयंभू जी का। ठीक, आपको अगर ये वीडियो आपके लायक सफिशिएंट है, अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौम चरिऊ का आधार किसे माना गया है? मतलब इस किताब कहना चाहिए, इसमें किसको आधार बनाकर मतलब स्वयंभू जी ने इसे लिखा है ऐसा कहना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, राम कथा पर आधारित है, जैसे कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। महापुराण की रचना किसने की? तो महापुराण की रचना मित्रों पुष्पदंत ने की है। पुष्पदंत के कुछ और प्रख्यात जो उनकी किताब या तो कहना चाहिए जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए वो देख लेते हैं हम। पुष्पदंत जी के महापुराण जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है, पुष्पदंत जी ने लिखा है। उन्होंने नागकुमार चरित और जसहर चरिऊ ये दो और किताब इन्होंने लिखा जो काफ़ी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त किया। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। करकंड चरित किसकी रचना है? करकंड चरित मित्रों, करकंड चरित किसकी रचना है? कमेंट कीजिए, बताइए आप। कनकामर मुनि जी का ये रचना है। भविष्यदत्त कथा किसकी रचना है? भविष्यदत्त कथा धनपाल जी की रचना है। अगला देख लेते हैं। कीर्तिलता किसकी रचना है? कीर्तिलता विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति जी के भी कुछ और ख्याति प्राप्त रचनाएं देख लेते हैं हम लोग। कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, विद्यापति पदावली। ठीक है, ये तीन इनके काफ़ी प्रसिद्ध किताब हैं, रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? ठीक है, तो कीर्ति पताका एक ऐसी रचना है इनकी जो संपादित भी हो चुका है लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया। अगला देख लेते हैं। विशल देव रासो किसकी रचना है? रासो जितने भी रचनाएं हैं वो लगभग आदिकाल से हैं, जिसलिए सभी रासो हैं उनके सबके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे यहाँ पे। ठीक है, विशल देव रासो किसकी रचना है? तो विशल देव रासो नरपति नाल की रचना है। अगला देख लेते हैं। परमाल रासो, परमाल रासो जगनीत जी की रचना है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो के रचयिता है नल्ल सिंह, नल्ल सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। खुमान रासो, खुमान रासो के रचयिता किसे माना जाता है? तो खुमान रासो
के रचयिता दलपति विजय जी को माना जाता है। ठीक है, दलपति विजय जी ने इनकी रचना की है, इसकी रचना की है। अगला सबसे फेमस जो काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे प्रश्नों में देखा हूँ, पृथ्वीराज रासो। ये तो आप जान ही रहे होंगे, इनका आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, करके बताइए कि ये किनकी रचना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो की रचना किस काल के आसपास माना जाता है? ठीक, ये मेरे ख्याल से ये त्रिपाठी जी किताब के आदिकाल में जितना भी खास जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने बनाया है। ये पृथ्वीराज रासो की रचना काल किसके आसपास माना जाता है? तो ये विक्रम संवत में 1600 संवत के आसपास माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ त्रिपाठी जी के आदिकाल का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने निकाला है। ठीक, अगर आपके पास और कुछ हैं इनके अलावा तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर पढ़ूंगा। ठीक है, और भाई आदान प्रदान जरूरी है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और है, हम हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ते हैं तो इसमें काफ़ी सारा ईस्वी सन और विक्रम संवत को लेकर अलग अलग ईस्वी सन दिया गया है। वो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई विक्रम संवत को अगर ईस्वी संवत में जानना क्या करना। ठीक, काफ़ी सारे ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं भी बताऊँगा। ठीक है, जरूरी है बताना। तो अगर आप विक्रम संवत में 57 वर्ष घटा देते हैं तो आपको ईस्वी सन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया पृथ्वीराज रासो 1600 संवत के आसपास किए, तो इसमें आप 57 घटा देंगे तो ये हो जाता है आपका मेरे ख्याल से 1543। ठीक, 1543 ईस्वी का पृथ्वीराज रासो इसकी रचना काल उसी आसपास। ठीक है मित्रों, तो आदिकाल में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट भक्ति काल में, तब तक के लिए नमस्कार।